अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान जावेद, आपका होस्ट माशी मसाइल के लिए। माशी मसाइल जो हम इस प्रोग्राम में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं वो बहुत संगीन होते जा रहे हैं, इसीलिए आजकल सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बात करने लगी है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है शुगर क्राइसिस, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसको खुलेआम ओवरराइड किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है दो माहिरीन को। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अयूब महर साहब से, डॉक्टर अयूब महर, जो आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ बैठे हैं शबीर काजवी साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं दी फाइनेंशियल डेली के। इन दोनों हजरात ने इस मौजू पे काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी कुछ लिखा है, बोला है, और ख़ास तौर से काजवी साहब का तो शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ भी रहा है एज ए बिजनेस, एज ए जॉब। तो इनसे हम इस मौजू पे बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। थोड़ी सी बात जो शुगर के बारे में मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो अजनास की तकरीबन हर चीज़ की जो कीमत है वो दुनिया भर में बढ़ी है, और उसका एक तरह से लिंक आ जाता है पेट्रोलियम की कीमत से, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी तो ईंधन की कीमत एक तरह से बढ़ गई। तो ज़मीन जो कि सिर्फ पहले अजनास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती थी, वो इनडायरेक्टली अब जो है वो फ्यूल पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे ये चीनी जो है, इसके थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन आप बदल दें तो ये मेथनॉल बन जाता है, जो कि अल्कोहल बन जाता है, जो कि एक तरह का फ्यूल है जो कि बहुत सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर से ब्राज़ील, क्यूबा वगैरह में तो तकरीबन 100% गाड़ियाँ एथेनॉल से चल रही हैं। जब इतनी बड़ी आपकी ज़मीन का प्रोडक्शन जो है वो फ्यूल के शक्ल में इस्तेमाल होने लगा, तो जाहिर है टोटल शुगर जो भी सप्लाई थी उसमें शॉर्टेज आई है। इसी तरह और चीज़ों को भी जैसे वीट है या राइस है, उन चीज़ों की भी ज़मीन जो है ना एक तरह से क्योंकि फ्यूल की तरफ इस्तेमाल हो गई, इसलिए शॉर्टेज हो गई है, इसलिए दुनिया भर में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन रिसेंटली जो पाकिस्तान में जिसको हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो ये है कि सडनली शुगर मार्केट में मिल ही नहीं रहा, और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया, लोगों ने उसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी 40 रुपए में आप शुगर बेचो, लोगों ने उसको नहीं माना। दुकानदार ये कहते हैं कि जी हम 40 में बेच ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट उससे ज़्यादा है, अगर हमें आप ज़्यादा तंग करेंगे तो हम बेचेंगे ही नहीं। तो ये एक बड़ी टिपिकल अजीब व गरीब चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में है, जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है प्राइस सिस्टम में। दूसरे मुल्कों में ये होता है कि प्राइस सिस्टम को वर्क करने दिया जाता है, डिमांड सप्लाई वर्क करती है। एक साल अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो अगले साल वो घट जाती है। अयूब साहब से मैं इस सिलसिले में बात करूँगा। अयूब साहब, पहले तो थोड़ा हमें बताएं कि ये जो शुगर क्राइसिस ये आया है, इसकी मेन वजूहात क्या है? मैं समझता हूँ कि जो हमारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूरे प्लानिंग कमीशन को इन्वॉल्व होना है, ये टॉप लेवल के इस पे पॉलिसी मेंटेन होनी चाहिए, कोई बनानी चाहिए। देखिए, शुगर क्रॉप का जो सीज़न होता है ये आमतौर पे 8 से 9 महीने कवर करता है। इसकी ड्यूरेशन कुछ लॉन्गर होती है कल्टीवेशन की स्टेज तक। दूसरे जो अल्टरनेट होता है शुगर केन के प्रोड्यूसर के पास, वो होता है कि वो कॉटन प्रोड्यूस कर ले। एरिया सेम होता है। अच्छा। जो कॉटन क्रॉप का एरिया है वहीं ये भी हो सकता है, वो जो रिक्वायरमेंट होने की जो अपर सिंध का एरिया है और जो पंजाब का जो सदर्न बेल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। इसमें पानी का मसला चावल के लिए चाहिए होता नहीं, वो इसमें नहीं होता। अच्छा, सेम एरिया इसके लिए यूज हो रहा होता है। जो ग्रोअर है कॉटन का, अगर ग्रोअर है वो कंपेयर कर रहा है कि मुझे बेनिफिट किस में है, शुगर केन में बेनिफिट है या कॉटन में। कॉटन भी हमारी तरजीहात में शामिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस पर डिपेंड करती है। हम कॉटन की प्रोडक्शन को इनकरेज करते रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वो 15 मिलियन बेल्स की है, और हम 12 मिलियन बेल से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पूरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की कोशिश रही है कि 15 मिलियन पे हमें आना है, तो वो अल्टरनेट एक है, हम उस पर इंसेंटिव देते रहे हैं। दूसरी ये कि जिस ज़मीन पर शुगर केन के बजाय कॉटन ग्रो की जाएगी, वहाँ देखिए कॉटन के ग्रोअर को फिर दो बेनिफिट हो रहे होते हैं। एक तो वो कॉटन की क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है,
दूसरा कॉटन के बाद उसको चांस मिलता है वो वीट भी, नेक्स्ट सीजन में वो उसी क्रॉप पे वीट का कल्टीवेट करता है। शुगर में नहीं कर सकता ये? शुगर में 8 महीने का पीरियड हो गया है ना। नहीं, और 3 महीने 3 साल के लिए फिक्स हो जाता है वो। एक तो फिक्स है कि वो लैंड का वो एग्जैक्टली वो टेक्निकल मसला है, काट के नया नहीं लगा सकते। उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड क्रिएट हो जाते हैं जो कॉटन पे आप नहीं आ सकते 3 साल तक, वो एक अलग मसला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कॉटन की क्रॉप 6 मंथ ले रही है और उसके बाद 6 मंथ में वीट आ रही है, शुगर केन की तो 8-9 महीने ले रही है, तो वीट का खतरा होता है कि शायद वीट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। अब शुगर केन का प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो फिर प्रॉब्लम आता है कि जब शुगर केन की क्रॉप तैयार हो जाती है तो एक मैनेजमेंट है, पूरा मैनेज किया हुआ है सिस्टम कि जो शुगर मिल्स हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए कि अगर वो बाई कर रही हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस है उससे कम पे बाई नहीं करेंगी, उस पर तो उनको बाई करना ही होगा एटलीस्ट। अब शुगर मिल जब बाई करती हैं शुगर केन, तो शुगर केन के ग्रोअर्स को एक शिकायत बहुत अरसे से थी कि हमें टाइमली पेमेंट नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला, ये एक चल रहा था। शुगर मिल का ये जवाब होता था कि इसमें हम जब परचेज करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है शुगर केन की, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद मार्केट में जाएगी, तो इतने अरसे तक हमारे फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि एक स्टेट बैंक, हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कमोडिटी ऑपरेशन, ये वीट में भी होता है शुगर में भी होता है। कमोडिटी ऑपरेशन में बेसिकली स्टेट बैंक रीफाइनेंसिंग करता है और रीफाइनेंसिंग में सीधी सी बात होती है कि लोन वो इस तरह का नहीं होता, वो एक करेंसी प्रिंट की जाती है, नहीं नई करेंसी प्रिंट। अच्छा, वो कमोडिटी ऑपरेशन में कुछ अरसे के लिए नई करेंसी आती है। अच्छा, वो करेंसी गवर्नमेंट को नहीं जाती, वो स्टेट बैंक मिल वालों को प्रोवाइड करता है, शुगर मिल वालों को। शुगर मिल ऑनर्स जो होते हैं उसको रीफाइनेंसिंग, उसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ये इस अरसे के लिए रीफाइनेंसिंग की गई है। उस रीफाइनेंसिंग को यूज करते हैं इमीडिएट पेमेंट के लिए शुगर ग्रोअर्स को, शुगर केन ग्रोअर्स को। शुगर केन का ग्रोअर्स को जब वो फैसिलिटी मिल जाती है कि उसकी पेमेंट हो गई, अब लॉ ये था, स्टेट बैंक का जो मैकेनिज्म ऑलरेडी चला आ रहा था कि 60 डेज में वो रीफाइनेंसिंग वापस करनी होती है बैंक को, मिल्क वाले की जिम्मेदारी थी 60 डेज की। ये जो क्राइसिस वाला पीरियड था, इसमें आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, उसमें क्या मसलहत थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी। उस 60 डेज के पीरियड को जो 2 माह का था उसको 4 माह पे कर दिया गया कुछ रीजन की वजह से। उसका देखिए एक बहुत सिंपल तो उसका ये होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो मिल ऑनर है उसके पास, वो पहले जब शुगर बना लेता था तो इमीडिएट मार्केट में लाने पे मजबूर था, टू रीपे, उसको रीपे करने पैसे आएंगे। अब उसको 2 महीने का थोड़ा सा टाइम मिल गया, जब उसको टाइम मिल गया तो वो कुछ अरसे के लिए स्टोर भी कर सकता है, उसकी वो पावर बढ़ गई स्टोरेज की। और मार्केट को सिम्टम शायद ये मिले कि शायद शुगर की शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज नहीं भी होगी तो सिम्टम तो ये जाएगा कि शॉर्टेज हो गई है। तो लास्ट ईयर वाला क्राइसिस था वो ये था, उसका जो आज का जो क्राइसिस है वो टोटली डिफरेंट है। आज तो शुगर मिल की एसोसिएशन खुद कह रही है कि मुल्क में 1 मिलियन टन की शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हुई है। तो हाँ। ये बेसिक रीजन इसका। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन का जो और कंजम्पशन का जो गैप है 1 मिलियन का, जी, तो ये चीज़ तो बहुत पहले पता चल गई थी। फरवरी 2008 में ही इकोनॉमिक काउंसिल ने कह दिया था कि देयर इज ए शॉर्टेज। टीसीपी से कहा गया कि आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन टीसीपी ने इंपोर्ट नहीं किया, डिले करते रहे। अब 500 मिलियन टन की इंपोर्ट की बात चल रही है। तो ये आप बताइए कि जो टीसीपी का ये एक्शन था, ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? वाज मेंट टू गिव एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू द मिल ओनर्स हु आर सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज टू द रूलिंग क्लास? नहीं, देखिए ताकि सब, एक तो ये बात है कि इस इंडस्ट्री में पॉलिटिशियंस तो बहुत इन्वॉल्व हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब के भी मिले हैं, ये भी कहा जाता है कि चौधरी ब्रादरान के भी मिले हैं, ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ के मिले हैं, हुमायूं साहब की जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर होते थे उनकी हैं। एक चीज़ का आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन बेसिकली तो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर किसी भी इंडस्ट्री में जब पैसे लगाता है तो उसका ना अपना तो मोटिव होता है कि पैसे कमाए, लेकिन साथ में ये होता है कि कुछ लोगों को जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलेगा, वर्कर्स होंगे, गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटीज वगैरह जो जाती है। ये बदकिस्मती की बात यह है कि ये इंडस्ट्री, जैसे आप कहते हैं कि हर एक साइंस होती है, इस तरह इसको एक टिपिकल वर्ड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ शुगर इंडस्ट्री में, वो कहलाते हैं शुगरनॉमिक्स।
शुगर इकोनॉमिक्स। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में लोग शुगर को देख लेते हैं लेकिन शुगर की जो इकोनॉमिक्स है उसको नहीं देखते। जैसे अभी अयूब साहब हमें बता रहे थे, बात यह है कि कारखाने कितने दिन चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट है। एक ज़माने में 200 दिन 250 दिन तक की मिलें चला क्या करती थी, लेकिन अब 120 दिन 150 दिन पे ख़त्म हो जाता है सीजन, स्टॉक खत्म हो जाता है, ये शॉर्टेज ऑफ शुगर केन। अच्छा, शुगर केन। अब क्या होता है कि जब आपके पास आपने 120 दिन मिल चलाई तो आप जो भी कुछ बनाएंगे वो ओवर द नेक्स्ट 365 दिन का साल है तो उसमें आप बेचेंगे। फिर ओवरहेड जो है वो कम दिन पे अब आपने क्या किया कि मिलों से ने जो गन्ना खरीदा था वो तो गन्ना खरीद दिया, लेकिन अब जो पेमेंट का वक्त है तो उसने 150 दिन के बाद सही सुकड़ के जब सीजन 120 दिन का हो गया तो मैं तो ऐसा ग्रोअर जाके खड़ा हो गया कि जी मुझे पेमेंट दीजिए। मिल कहती है कि जी मेरे पास एक पूरा पाइल खड़ा है इन्वेंट्री का, एज एंड व्हेन हम इसको बेचते हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग भी हुई है लेकिन फाइनेंसिंग एक इनडेफिनेट नहीं है, इट्स अकॉर्डिंग अ स्पेसिफिक परसेंटेज या 3 महीने। तो अब क्या होता है कि ग्रोथ का मसला अलग है। यहाँ पे जो असल मसला है वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री, आपके प्रोग्राम से बताना चाह रहा हूँ इस के रेफरेंस से कि इस इंडस्ट्री की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 9 मिलियन टन। अच्छा, 90 लाख टन साल में चीनी बना सकती है। इसके अगेंस्ट हम लेटली जो अगर फिगर्स देखें तो कोई 30-35 लाख और लेस देन 40 लाख बना रहे हैं। अब मुझे कोई से स्कूल का पढ़ा हुआ इंसान, कोई सा इकोनॉमिस्ट ला के मुझे बता दें कि वो इंडस्ट्री जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% है, क्या वो इकोनॉमिकल होगी? इम्पॉसिबल। आप खुद इसको मानते हैं। जब उसकी एक तो क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। दूसरे जैसे अयूब साहब ने बताया था कि गवर्नमेंट शुगर केन की प्राइस फिक्स करती है, सपोर्ट प्राइस। दो बातें यहाँ से निकलती हैं, एक तो ये कि शुगर सपोर्ट प्राइस जो बढ़ी वो पिछले 3-4 साल में ये सोचे कि 3 गुना हो गई। अब लाजमी बात है जितनी तेज़ी से शुगर प्राइस शुगर केन प्राइस बढ़ेगी उतनी तेज़ी से आपका शुगर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी एजी हो जाती है कि नहीं 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 चीनी इससे ऊपर नहीं बिकनी चाहिए, नहीं तो बल्वे का खतरा हो जाएगा। और हुए भी अभी आप देखें इस रमज़ान में ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल था कि रमज़ान में या ईद से थोड़े दिन पहले 20 लोग जो कराची में भी जिसमें से जो लोग मरे थे वो काय के लिए आए थे? आटा और चीनी के लिए। तो आपके जो प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं उसमें यकीनी बात है आप किसी प्रोग्राम में आटे को भी कवर करेंगे और चीनी को भी। तो हम देखें तो ये इस इंडस्ट्री की हम आज तक इकोनॉमिक्स नहीं समझे। और इकोनॉमी जो आपने मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, हर जगह एक लॉ बताया, एक रूल बताया जाता है कि जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते। यहाँ क्या करते हैं जी, चीनी का प्रोड्यूस ही अब क्या कर लो। चीनी का ये है कि जो बेसिक जो हमारा फैक्टर है कि जी शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ानी है, या नॉट गिविंग अटेंशन। शुगर केन जैसे अयूब ने अभी बताया कि ग्रेजुअली कम होती जा रही है। जब शुगर केन कम हो जाएगी तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? और लाजमी बात है उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से जब 120 दिन में या 100 दिन में आपका सीजन जो है श्रिंक आ जाएगा तो कॉस्ट आपकी ओवरहेड प्राइसेस हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो जो चीज़ है कि हमें इस इंडस्ट्री की डायनामिक्स समझनी है, और जब तक हम इंडस्ट्री डायनामिक्स नहीं समझेंगे उस वक्त तक इसका सोल्यूशन नहीं दे सकते। एज ए बिजनेस को आप बहुत एडवाइस करते रहे, ये जो सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है 8-10 आइटम का बता रहे थे जिसमें शुगर भी शामिल है, जिसको सिर्फ टीसीपी ट्रेड कर सकता है इन द सेंस ऑफ इम्पोर्टिंग जी। हाउ डू यू सी दिस एज ए फैक्टर जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है? ये देखें, ये बहुत पुराना एक सिस्टम है जो 70s में ये प्रैक्टिस होती थी जब नेशनलाइजेशन का रेजीम था। उस वक्त कॉटन भी हर चीज़ ही तकरीबन उस वक्त एक्सपोर्ट पे भी मोनोपोली थी, एक्सपोर्ट पे भी थी। एक ज़माना था कि आप एक्सपोर्ट भी इन चीज़ों की नहीं कर सकते थे, वो सरकारी चैनल से ही करनी होती थी। अब बाद में जब हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं तो एक्सपोर्ट पर तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, लेकिन अभी भी कुछ कमोडिटीज़ में इंपोर्ट्स पर है कि वो अभी भी थ्रू दी गवर्नमेंट की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह होनी चाहिए वो उस तरह से फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर को नहीं है। लेकिन इसको बहरहाल मैं फ्रीडम को एक्सट्रीमली सपोर्ट करता हूँ कि यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए। अगर टीसीपी इन्वॉल्व ना होता तो ये जो अभी कंफ्यूजिंग बातें आ रही हैं मार्केट में
कोई कहता है कि जी चीनी बाहर मिल रही है $300-400 पे और टीसीपी $700 पे, $600-700 पे इंपोर्ट कर रही है, बीच में इतना गैप क्यों है? तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना होती तो ये बात आती नहीं कि कोई और चीज़ अगर इंपोर्ट होती है तो बिजनेसमैन एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। तारिक साहब, इसमें दो चीज़ें हैं इंपोर्ट की हद तक। देखिए, एक जो शुगर मिल एसोसिएशन है, खुद उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन आ गई थी इस क्रॉप का साइज देखने के बाद कि 1 मिलियन की शॉर्टेज होगी। वो 1 मिलियन की शॉर्टेज कैसे होगी उसको भी हम अभी बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस पर, क्योंकि हम सप्लाई साइड को डिस्कस कर रहे हैं, डिमांड को भी हमें डिस्कस करना होगा उस साइड पर जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में रही हैं। यहाँ देखिए, इसमें आपके जो सवाल है कि अगर टीसीपी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी या नहीं, शुगर मिल एसोसिएशन ने प्रपोजल में बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया था। ये मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, उन्होंने खुद इंडिकेशन दे दी थी, वरना होना तो ये चाहिए था अगर बिजनेस से सेपरेट से देखें तो कहते कि ना इंपोर्ट करो, बैन। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने खुद एडवाइस दी गवर्नमेंट को कि 1 मिलियन का डिफरेंस आ सकता है, उसको इंपोर्ट कर लिया जाए क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई है। यहाँ शुगर केन की प्रोडक्शन की वजह से कैपेसिटी का इशू काजमी साहब बता चुके हैं, कैपेसिटी तो है हमारे पास, लेकिन उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। अब वो शॉर्टेज की वजह से जिस वक्त प्रपोजल दी गई तो उस वक्त फरवरी में दी कि नहीं, उसमें खास बात यह है कि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट था वो $450 पर टन चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। उसको इतना डिले किया गया, उस पर सोचते रहे कि वाकई शॉर्टेज है, उसको एस्टिमेट किया जाएगा, फिर इंपोर्ट करने की अब आकर के वो एडमिट की गई। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 450 से बढ़कर $750 हो चुकी है। $300 पर टन का फर्क इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है। तो एक तो यहाँ प्लानिंग अथॉरिटीज का डायरेक्टली फॉल्ट बनता है। दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर की आप कीमत बता रहे हैं जी, इज इट बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स? यू हैव सीन दिस इन द इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल डेटा जो है, जो इंटरनेशनल शुगर एसोसिएशन है, वहाँ पे ये कोट होता है, तो वो 750 के करीब। मेरे पास एक कोटेशन आई है $306 की, 200 मैट्रिक टन की फ्रॉम ब्राजील। 306 की रिफाइंड शुगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई उसकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल। तमाम स्पेसिफिकेशन वही है जो रिफाइंड शुगर के होते हैं। नहीं, अगर 306 पर अगर 306 पर मैं बात करूं, अगर 450 पर भी अवेलेबल है तो हमें डिसीजन लेने में देर नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्योंकि देर क्या हो रही है, देर ये हो रही है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी फंक्शनरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो डिसीजन ही लेट लिया जा रहा है। डिसीजन लेट लेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को परमिशन ना देने की जो बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें ये रीजंस मेंशन की जाती है कि इसमें हेजिंग का एलिमेंट शामिल हो सकता है, हेजिंग हो सकती है। दूसरा ये कि शुगर मिल की तरफ से प्रपोजल थी कि आप हमें परमिशन दे दें, हम खुद इंपोर्ट कर लेंगे। बिल्कुल, ये हाँ, हम भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें डाउट ये था कि उन्होंने जो गारंटी मांगी थी कि उन्होंने अपनी तरफ से भी एश्योरेंस दी थी कि जिस प्राइस पर इंपोर्ट करेंगे उसी प्राइस पर यहाँ मार्केट में हम सेल कर देंगे। इसमें जो खतरा था, जो एप्रीहेंशन था, ये था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप ये ध्यान में रखें कि लोकल मार्केट में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एक एग्जिस्ट कर रहा है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस का। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, इतनी बड़ी मार्केट कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, अब अगर किसी इंपोर्टर ने 750 पे इंपोर्ट कर ली तो क्या और मार्केट इंटरनेशनल मार्केट 500 पे आ गई तो वो उसकी नहीं, उसको फिर डिमांड करेगा लोकल मार्केट के में कि मैं तो उसी प्राइस पे बेचूंगा जिस पर मैंने इंपोर्ट की है। सर थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।